आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। यह पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं है। क्या किया जाए इस देश का, जिस देश ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पे न सिर्फ कब्जा करके अपने क्षेत्र को उसको बढ़ाया है, वहीं आज आजादी की आवाज कितनी तेज उबल रही है, खास करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह बात बिल्कुल खुलकर सामने है। खुलेआम पाकिस्तान की सेना को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान में रह रहे वो तमाम नागरिक ही भगा रहे हैं जो पाकिस्तान की आधिपत्य वाली जमीन पर रह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना की जुल्म से वो आजे जा चुके हैं। एक वीडियो सामने आया है जो प्रत्यक्ष को प्रमाण के तौर पर आज आईना दिखा रहा है पाकिस्तान को। किस तरह से सरेआम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे वो कश्मीरी पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना को न सिर्फ गालियां दे रहे हैं, बल्कि उनके साथ वो सब कुछ करने को तैयार हैं। बस सिर्फ फर्क इतना है कि उनके हाथ में हथियार नहीं है। आज हथियार दे दिया जाए तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हर कश्मीरी पाकिस्तान की फौज को खदेड़ कर सरहद के पार कर दे। आप है कौन है जी? आप पीओके में पाकिस्तान की फजीहत, पाकिस्तानी फौजियों को लोगों ने भगाया। जिस पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, अब वहां आजादी की मांग तेज हो गई। पाकिस्तानी फौजियों के जुल्म से आजिज होकर अब वहां के लोगों का धैर्य जवाब देने लगा। पीओके में पाकिस्तानी सेना का जुल्म किसी से छिपा नहीं। बंदूक की नोक पर पाकिस्तानी सेना पीओके में रहने वाले लोगों को न केवल डराती, बल्कि उनके घरों और उनकी जमीनों पर भी कब्जा करती। पीओके की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों के लिए करता है। पीओके में चल रहे आतंकियों के कैंपों की वजह से वहां के लोगों का रहना दूभर हो चुका है। इसलिए पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ खुली बगावत शुरू हो गई। पीओके के कोटली इलाके में पाकिस्तान की फजीहत का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के लोग वहां रहने वाले लोगों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां के बाशिंदे खुलेआम पाकिस्तानी फौज की फजीहत कर रहे हैं। आप है कौन है जी? आप ये बताएं कि आपको हक क्या पहुंचा है? कोई बदमाशी नहीं। आपकी बदमाशी आपकी सरहदों तक होगी या आपकी तारों के अंदर? पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस कदर बढ़ता जा रहा है, इस बात की एक और बानगी सुनिए। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के वकील है और आप हमें मजबूर न करें इस बात पर। वीडियो में पाकिस्तानी सेना का जुल्म और उसके खिलाफ उठती बगावत की आवाज साफ सुनाई दे रही है। हम नहीं निकलेंगे। आप होते कौन है इस तरह की मुदाखलत करने वाले? एक तो आपने हमारी रियासत पर कब्जा किया, दूसरा आप हमारे प्लाटू पर कब्जा कर रहे हैं। इसके पहले भी पीओके में पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखा जा चुका है। हजारों लोगों की रैलियां इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान किस तरह पीओके में बंदूक के दम पर राज करना चाहता है। कंप्लीट दबाव है तो लोग निराश हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ये तो होता है और ये भी हो सकता है कि बाहर के देश भी कुछ कर सकते हैं। ये होता है, बाहर के देश भी कोशिश करते हैं कि अगर जो उनका पीओके भारत का है, इट इज़ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बाय पाकिस्तान। लेकिन पीओके में पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ उठती आवाज लगातार तेज होती जा रही है और पाकिस्तान की फौज को हर दिन इस तरह खुलेआम फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए काफी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीओके को अपना इलाका कहता है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान की इस धोखे वाली करतूत को जानती है और धीरे धीरे पीओके में रहने वाले लोग भी पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोल रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में या फिर गिलगिट या बल्टिस्तान में लगातार पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। लेकिन पाकिस्तान के सेना के मीडिया विंग के प्रमुख मेजर जनरल आसिफ गफूर ऐसा लगता है कि सत्ता के नशे में धुत हैं। इशारों इशारों में पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि एक परमाणु संपन्न देश है, हिंदुस्तान को डरना चाहिए पाकिस्तान से। जरा बताइए, ऐसे बेवकूफाना बयान क्या पाकिस्तान की सेना के
मीडिया विंग के अधिकारी दे सकते हैं? परमाणु हथियार अगर पाकिस्तान के पास है तो क्या भारत ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं? जाहिर सी बात है, परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। We are two nuclear powers. There is no space for war. And if they think कि जो provocation है ये उनको किसी बेहतर रास्ते की तरफ लेके जा रही है तो let it be. हिंदुस्तान को पाकिस्तान खोखली गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान कितना गैर जिम्मेदार मुल्क है, ये बयान इसी बात को बयां करता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान को परमाणु धौंस दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के इस बयान के पीछे का डर साफ समझ में आता है। सीमा पर जिस तरह से हिंद के जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान के होश ठिकाने आ चुके हैं। पाकिस्तान ये बात जानता है कि सीधी जंग में वो हिंदुस्तान के आगे कहीं नहीं टिकता, लिहाजा वो न केवल सीजफायर की दुहाई दे रहा है बल्कि परमाणु बम का जिक्र कर वो धमकाने की कोशिश भी कर रहा है। There is no space for war. And if they think कि जो provocation है ये उनको किसी बेहतर रास्ते की तरफ लेके जा रही है तो let it be. उस सूरत में तो हम कोई restraint जो है वो शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा मकसद सीज फायर एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करना है तो लेट मी से कि हम शायद पहली गोली को भी रिस्पॉन्ड ना करें, बशर्ते कि वो कैजुअल्टी ना करे किसी सिविलियंस की। लेकिन दूसरी गोली अगर आएगी तो उसका हम भरपूर जवाब देंगे। ये बात पाकिस्तान को भी मालूम है कि किसी भी मुल्क के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल इतना भी आसान नहीं है। बावजूद इसके पाकिस्तान बात बात पर परमाणु हमले का जिक्र कर अपनी ताकत की धौंस दिखाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग प्रमुख मेजर जनरल आसिफ गफूर को परमाणु ताकत की बात करने से पहले अपने ही पूर्व राष्ट्रपति की बात गौर से सुननी चाहिए। तो इसको भी स्टूपिड मैं कहूँगा, जाहिर है, ही इज ऑल्सो स्टूपिड। आई एग्री विद यू, न्यूक्लियर बटन दबाना कोई आसान काम नहीं है। दरअसल पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह साफ है कि भारत ने हर मोर्चे पर बार बार पाकिस्तान को मात दी है। कूटनीति के मोर्चे से लेकर बॉर्डर के मोर्चे तक पाकिस्तान की फजीहत होती रही है। पाकिस्तान एक गोली चलाता है तो उसका जवाब गोले से दिया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान की हालत बेहद खराब हो चुकी है। ना तो मुल्क के पास पैसा बचा है और ना ही पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान को जवाब देने की हिम्मत। बार बार सीजफायर तोड़ने वाले पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन अपने आवाम को गुमराह और अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान के लोग ऐसी खोखली गीदड़ भभकियों का ही सहारा लेते आए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी हमें देता है, तो दूसरी तरफ 2003 के डायलॉग के रास्ते बातचीत करने की बात करता है और कहता है कि सीज फायर होना चाहिए। सीज फायर पर जब मंजूरी हो जाती है नियंत्रण रेखा और इंटरनेशनल बॉर्डर पर, तो सीज फायर को तोड़ना शुरू कर देता है और एक बार फिर दोनों देशों को टेबल पर बैठना पड़ता है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसमें हमने अनगिनत सैनिकों को खोया है। हमारे न जाने कितने भारतीय नागरिकों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है और सीमा के पास न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो आज अपनों से महरूम हो गए हैं। ये तमाम सवाल हैं जो आज भारतीय रक्षा मंत्री के सामने एक बड़ा सवाल चिन्ह बनकर खड़े हैं। और आज अपनी 4 साल की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन सवालों का जवाब भी दिया। हिंदुस्तान की फौज संयम से है तो पाकिस्तान एटम बम की धमकी देता है। भारत की सेना रमजान के सीज फायर का सम्मान करती है तो पाकिस्तानी फौज गोले बरसाती है। लेकिन भारत की रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि बिना उकसावे के किया गया कोई हमला खाली नहीं जाएगा। We respect the ceasefire which was announced by the respectful Home Minister. However, even by his narration, any unprovoked attack, the army is given the right to respond. It is our duty to keep the borders safe. We shall be alert and ensuring that no unprovoked attack goes without us responding. After this government has come in, BE highest was 15-16, second was 14-15, 17-18 is the third, and 16-17 is the fourth. But then, look at the expenditure, highest expenditure, and in that I can go back another 10 years up to 2004-05. Highest expenditure, which means actually payments being made, spent, is 17-18. केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए थे कि
कि सेना के पास फंड की कमी है। रक्षा मंत्री ने पिछले 5 सालों के आंकड़े दिए, जिसमें बताया गया कि 2013 से 14 में सेना को 86,740 रुपए का बजट मिला, लेकिन खर्च 79,125 रुपए हुए। 2014-15 में सेना को 94,587 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें 81,887 रुपए खर्च हुए। 2015-16 में 94,588 करोड़ रुपए दिए गए और खर्च हुए 79,958 करोड़। 2016-17 में 86,304 करोड़ रुपए दिए गए और आवंटन के मुकाबले खर्च हुए 86,370 करोड़ रुपए, जबकि 2017-18 में 86,488 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसके मुकाबले खर्च बढ़कर 90,406 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इन आंकड़ों से साफ था कि पिछले 2 साल से सेना को जितना आवंटन मिल रहा है वो खर्च के मुकाबले कम पड़ रहा है। There is no shortage, and that was the reason why powers were given to the headquarters, backed by enough funds, backed also by this thing that some of the capital purchases can also be procured through the revenue route. We facilitated it, so there is no shortage. निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि चीन के साथ रिश्ते सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। रक्षा मंत्री के सामने सुरक्षा संबंधी कई सवाल रखे गए, लेकिन रक्षा मंत्री ने हर चीज को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन आज ये सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आज का सवाल जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो दरअसल ये है, भारतीय सेना के पास किसी चीज की कमी नहीं है। रक्षा मंत्री के इस बयान से आप सहमत हैं? भारतीय सेना के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। रक्षा मंत्री के इस बयान से क्या आप सहमत हैं? अगर आपको लगता है हाँ, लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए NN स्पेस नो। अपना जवाब हमें भेजिए 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कीजिए, #NN_। अपनी राय लिखिए, हमें भेजिए। इस कार्यक्रम में हम इसे जरूर प्रदर्शित करेंगे। अब बात करते हैं अयोध्या में राम मंदिर की। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ी मुश्किल की घड़ी नहीं आ सकती है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है। अयोध्या के रामलला के मुख्य पुजारी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार ने 2019 मई से पहले राम मंदिर के निर्माण का काम नहीं शुरू किया तो मोदी सरकार वापस आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे बड़ी चुनौती संत समाज के द्वारा मोदी सरकार को नहीं दी जा सकती। अब मोदी सरकार क्या करेगी? पुनः सत्ता में आना चाहते हैं तो तत्काल राम मंदिर बनाने की घोषणा करें। यदि राम ने छोड़ा तो फिर इसके बाद इनको सत्ता नहीं मिलेगी। राम मंदिर निर्माण की सारी बाधाएं जो हैं वो दूर होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है कि राम मंदिर का निर्माण जन्म स्थान पर होगा। धर्म संसद, हिंदू समाज, साधु संत सभी इस बात पर कायम है। भगवान जिसको छोड़ देते हैं वो डूब जाता है। यह शिक्षा है हमारी भारतीय जनता पार्टी को। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा कर बीजेपी शून्य से सत्ता के शिखर तक तो पहुंच गई, लेकिन अयोध्या में ना तो मंदिर बना और ना ही बीजेपी के नेताओं की जुबान पर यह मुद्दा है। 2019 से पहले सरकार के पास 1 साल का वक्त बचा है, लिहाजा मंदिर निर्माण की मांग तेज हो गई है। रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इन्होंने राम के नाम पर सत्ता प्राप्त किया, राम की उपेक्षा कर रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, और जो ये कह रहे हैं कि हम सत्ता विकास के नाम से, सबके साथ सबके विकास के नाम से लेंगे, वह संभव नहीं है। कोई भी देश की जनता ये नहीं स्वीकार कर रही है कि इन्होंने क्या विकास किया। विकास का कोई स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है। संतों ने अब राम मंदिर के निर्माण को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राम के नाम पर सियासत न करने की नसीहत दी है। भगवान राम के मंदिर का निर्माण नहीं किया और उनका जो जिसके बल पर सत्ता मिली वो नहीं किया, और यदि इसी प्रकार से उनकी उपेक्षा 2019 के पहले राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर की जो समस्याएं समाधान नहीं करते तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से और सरकारें आई और चली गई, उसी प्रकार से 2019 में
वही समस्या और वही इनके सामने भी आएगी, इनकी भी सत्ता उसी प्रकार से चली जाएगी जैसे अन्य पार्टियों की सत्ता चली गई। इसलिए ये तत्काल। दूसरी तरफ बीजेपी से लेकर संघ नेताओं ने भी मंदिर निर्माण की मांग को जायज ठहराया है। तमाम नेताओं का कहना है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण का वादा पूरा किया जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता है नहीं मिलता है यह एक विषय हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे से कोई समझौता संघ और धर्म संसद नहीं करता है कि यदि राम मंदिर नहीं कोई कहेगा तो पार्टी में विद्रोह होगा, इसमें मैं स्पष्ट कहता हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि जो सत्ता में आज लोग हैं उन्होंने बाकायदा वादा किया हुआ है और उनका संकल्प है, वो संकल्प की प्रतिपूर्ति समय रहते वो करेंगे ही, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। यह हर कोई जानता है कि अयोध्या विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सरकार के पास फैसले के इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी ने बार बार अपने चुनावी घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे और दावे क्यों किए। टीम न्यूज़ नेशन। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर का यह मुद्दा कितना भारी पड़ेगा, अब आप इसी से समझ जाइए कि आज चेतावनी पर चेतावनी मिल रही है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसलिए पूरे समाज में अगर इसकी ध्वनि गूंजने लगे और राम मंदिर के निर्माण की तरफ कोई कदम आगे बढ़ जाए तो आखिरकार बेचारी बीजेपी करेगी क्या। लोगों ने चाहा मंदिर बन गया, एजेंडा ऐसे भी तो पूरा हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से पहले गुजरात, उसके बाद दिल्ली और अब गोवा में चर्च के पादरियों ने सियासत में अपने दखल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। गोवा के आर्चबिशप ने एक चिट्ठी लिखी है अपने तमाम पादरियों को और उन्होंने कहा है कि आज हमारे देश में संविधान पर एक बड़ा संकट है और वो इसलिए क्योंकि मौजूदा सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा सकती है। ऐसे में सभी पादरियों को इस बारे में सरद रहनी चाहिए, उन्हें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और ऐसी कोशिशें करनी चाहिए कि संविधान के साथ देश की कोई भी सरकार खिलवाड़ न कर सके। दिल्ली के बाद एक दूसरे आर्चबिशप का यह कहना अपने आप में प्रदर्शित करता है कि एक बड़ा तबका लगातार अब बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और इसका फायदा एक तरह से आप देखें तो आने वाले दिनों में बीजेपी को ही मिलेगा। आज हमारा संविधान खतरे में है और इस वजह से बहुत से लोग असुरक्षा में जी रहे हैं। चूंकि आम चुनाव नजदीक है तो हमें अपने संविधान को बचाने और उसके मूल्यों की रक्षा के लिए मेहनत करनी होगी। एक संस्कृति थोपने की कोशिशें हो रही हैं। सवालों भरे ये अल्फाज गोवा और दमन के आर्कबिशप फिलिप नेरी फेराओ के हैं। पणजी से आर्कबिशप का सालाना पैगाम आया तो इसे सियासी कसौटी पर परखा जाने लगा। खत में उन्होंने आगे क्या लिखा ये भी देखिए। इन दिनों देश में एक ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। इसके तहत सामाजिक एकता की मांग की जा रही है और हमारे खाने पीने, पहनावे, रहन सहन और यहाँ तक कि प्रार्थना पर भी नजर रखी जा रही है। ये एक तरह से एक सांस्कृतिक वाद है। मानव अधिकार और लोकतंत्र खतरे में है। सियासी गलियारों में चर्च से निकली चिट्ठी की गूंज सुनाई देने लगी। पूरा एक नेशन वाइड डिबेट अननेसेसरी क्रिएट करने का यह पूरा प्रयास है और इसका कोई महत्व नहीं है। देश की जनता अब समझ चुकी है, मोदी जी चाहे कितने भी नॉन इश्यू को इश्यू करने की कोशिश करवाएं, आखिर में ये जुमले वाले जाने वाले हैं। गोवा के आर्कबिशप के सचिव ने इस पर सफाई पेश की है। We don't make any comments nor further explanations on the letter. You want, read the whole letter, it is on our website, and try to understand the context of why it is being said, what was said. चर्च की चौखट से निकली चिट्ठी सियासी सुर्खियों का सबब पहली बार नहीं बनी। इससे पहले 21 मई को दिल्ली के आर्कबिशप अनिल कुटो ने भी सभी चर्च को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने संविधान पर खतरा बताया था। और मैं जैसे मैंने कहा, मैं सरकार से डायलॉग करूंगा कि टू अलाउज एंड टू इफेक्टिवली इसका इमेज बदलने के लिए। सामने 2019 है और जिस तरह आर्कबिशप की चिट्ठियों में संविधान और लोकतंत्र के मतलब गढ़े जा रहे हैं, उसकी गूंज आने वाले दिनों में और तेज सुनाई देगी। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको बताएं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह अपने उस सहयोगी से मिलने जा रहे हैं जिसने पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर रखा है। जी हां,
शिवसेना की बात यहां चल रही है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह मुलाकात करेंगे मुंबई में उनके घर पर जाके। एक वक्त हुआ करता था जब मातोश्री में बीजेपी के तमाम नेता लाइन लगाकर जाया करते थे, लेकिन जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली उसके बाद से यह प्रक्रिया खत्म हो गई और जाहिर सी बात है शिवसेना के पेट में बड़ा दर्द होने लगा। तो क्या अब अमित शाह इस पेट के दर्द को हमेशा के लिए दूर करने की दवा लेकर जा रहे हैं? एक वक्त था जब शिवसेना बीजेपी की सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करती थी। एक वक्त था जब शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती बेहद पक्की मानी जाती थी। लेकिन वक्त अब बदल चुका है। शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती अब टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। कहने को तो अब भी शिवसेना एनडीए की साथी है, लेकिन पालघर के उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने शिवसेना को हराया उसके बाद दोनों दलों में कड़वाहट और बढ़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को जी भर कोसा, लोकतंत्र की हत्या तक के आरोप लगाए, विपक्ष की एकजुटता की बात कही। लेकिन बीजेपी के सामने सवाल 2019 का है और इस रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कवायद शुरू कर दी है। बुधवार को अमित शाह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में होगी। संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत अमित शाह उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। सरकार के 4 सालों के कामकाज की बुकलेट भी उद्धव ठाकरे को सौंपी जाएगी। उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि शिवसेना एनडीए से अलग होने का फैसला कर चुकी है। शिवसेना नेताओं के बयान भी बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के पास डैमेज कंट्रोल के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। युति की चर्चा नहीं है। ये एक मित्र जो है वो मित्र हमारे मित्र पार्टी है। एनडीए के सभी घटकों के साथ अमित शाह जी इस संपर्क अभियान में मिल रहे हैं, तो वो हमारे मित्र है ना। आज तो शिवसेना हमारे अलायंस के बाहर नहीं है, आज अलायंस पार्टी है। उनके गीते वो तो आगे की चुनाव में है। बीजेपी के सामने मुश्किल अपने रूठे हुए सहयोगियों को मनाने भर की नहीं है। चुनौती 2019 के सभी समीकरणों को साधने की है। चिंता इस बात की है कि एक एक कर एनडीए के कुनबे से सभी सहयोगी दूर होते जा रहे हैं। कोई ज्यादा सीटों की मांग को लेकर नाराज है तो कोई बीजेपी पर सहयोगियों के अपमान का आरोप लगा रहा है। ऐसे में वक्त बीजेपी के पास कम है और काम ज्यादा है। सबसे बड़ा काम रूठे हुए सहयोगियों को मनाना है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि अगर उसी के सहयोगी विपक्ष के खेमे का हिस्सा बन गए तो मुश्किल और बड़ी हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। काशी इतनी गंदी क्यों है? काशी में सड़कें क्यों नहीं हैं? वहां ट्रैफिक जैम इतना क्यों है? काशी में कुछ भी व्यवस्थित क्यों नहीं है? काशी में गंगा आज क्यों मरने के कगार पर है? ये वो सच्चाई है जिसके बारे में हम सब जानते जरूर हैं, सवाल उठाते भी हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। और जवाब दे कौन? जवाब तो केंद्रीय मंत्रालय को देना है या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार को। अब ऐसे में यही सवाल जो आम जनता के सवाल हैं, ये सवाल अगर हमारे देश के पर्यटन राज्य मंत्री केजे अल्फोंस उठाएं तो आप क्या कहेंगे? दरअसल उन्हें बड़ी निराशा हुई। काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चुनावी क्षेत्र है, वहां पहुंचकर कहते हैं ये शहर बड़ा गंदा है भाई, यहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कैसे ठीक होगा ये? अरे आप बताइए साहब, आप ही के प्रधानमंत्री का ये चुनावी क्षेत्र है और उसके बाद आपको ही नहीं पता कि वहां गंदगी क्यों है? क्या वाराणसी को स्मार्ट बनाने की कवायद बेअसर साबित हुई? क्या भोलेनाथ की नगरी की सूरत अब भी नहीं बदली? क्या 4 साल में काशी के विकास के तमाम दावे टाए टाए फिस हो गए? क्या प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने का फायदा धर्म नगरी को नहीं मिल सका? ये सवाल तब मौजूद हो उठे जब केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री केजे अल्फोंस ने वाराणसी के विकास के तमाम दावों पर सवालिया निशान लगा दिए। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने कहा कि वाराणसी में हालत बेहद खराब है, ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त है और साफ सफाई के मामले में भी सब कुछ दुरुस्त नहीं। उधर में तो बहुत इश्यूज हैं। इधर में मोबिलिटी का तो इधर में रोड तो बहुत ट्रैफिक जाम है, रोज ट्रैफिक जाम है, ये है मेन इश्यू तो है प्रॉब्लम। दूसरा है इधर का स्वच्छता का प्रॉब्लम है, वो तो हम रात को भी कल इधर में यात्रा किया है, बहुत गंदा है, ये तो क्लीन करना है, वो दोनों है बहुत प्रॉब्लम।
दरअसल केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री केजे अल्फोंस 2 दिनों के दौरे पर वाराणसी पहुंचे तो विकास का हाल देखकर हैरान रह गए। मंत्री इस बात को लेकर फिक्रमंद नजर आए कि उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुए। केजे अल्फोंस ने इस बात पर चिंता जताई कि शहर में गंदगी चारों ओर फैली, जिसकी वजह से सैलानी कम हो रहे हैं। बहरहाल वाराणसी को लेकर एक केंद्रीय मंत्री का यह बयान विपक्ष के बेहद काम आ सकता है, क्योंकि बीजेपी काशी को क्योटो बनाने का सपना दिखाती रही। ऐसे में टीम मोदी की तरफ से आए इस बयान को विरोधी सरकार पर हमले का एक हथियार बना सकते हैं। सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। केजे अल्फोंस की इन टिप्पणियों के बाद याद आता है गुजरात के चुनावों में कांग्रेस की वो फिक्री, विकास पागल हो गया है, विकास भाग गया है। जी हां, विकास कहां है ये शायद किसी को मिल नहीं रहा। सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो बार बार ये कहती है कि चाहे केंद्र में उनकी सरकार हो या राज्य में उनकी सरकार हो, 2022 तक हर किसी के सर पर छत मुहैया करा देगी, आज वही पार्टी किस तरीके से अपने वायदों से पीछे हट रही है, ये उसकी बारीकी है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी का वायदा कि 2022 तक हर व्यक्ति के सर पर पक्की छत होगी, यह अपने आप में कितना खोखला है। और खोखला इसलिए है कि आज झारखंड में 3 दिनों से भूख की वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी है। जी हां, यह सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। खाना न मिलने की वजह से, भूख की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है झारखंड में। सरकार किसकी है वहां पर? भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। विकास कहां है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आज हमारे देश में भूखे लोग मर रहे हैं, देखने वाला कोई है नहीं। झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी थाना इलाके की रहने वाली मीना मुसहर की मौत हो गई। बिहार के गया से आकर चतरा में रह रही इस महिला के बेटे का दावा है कि उसकी मां को कई दिनों से खाना नहीं मिला था। पैसे नहीं होने की वजह से बेटे ने मां को कंधे पर रखकर इटखोरी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। एक महिला जो है, मृत महिला अभी प्रेम नगर से आई थी, उसको डेड बॉडी यहाँ लाया। उसको हमने देखा, उसमें कुछ साइन था, वो डेड बॉडी थी। इलाके के सीईओ का कहना है कि महिला बिहार के रहने वाली है, इसलिए वो कुछ नहीं कह सकते। ये लोग जो है घुमंतु प्रकृति के जो है लोग प्रतीत होते हैं। यहाँ पे इनका कोई अस्थाई आवास या किसी डेरा वगैरह का कोई जानकारी नहीं है। हालांकि झारखंड सरकार इसे भूख से हुई मौत का मामला नहीं मानती। कि ग्रेन बैंक बनाना चाहिए, जहाँ बीडीओ कहे, डीसी कहे, मुखिया कहे, पंचायत का इसको देना जरूरी है। झारखंड में भूख से मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसी हफ्ते गिरिडीह में भी एक जनजाति समुदाय की महिला की भूख से मौत हो गई थी और इसकी पुष्टि डॉक्टर ने भी की थी। ये अधिकारियों के लापरवाही के कारण भूख से मरा है। घर में अनाज नहीं था, राशन कार्ड नहीं बनने के कारण अनाज जो सरकार द्वारा मिलनी थी वो भी नहीं मिल पा रहा है। आरोप था कि मधुबन थाना इलाके की सावित्री देवी को सरकारी अनाज नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अधिकारी उसका राशन कार्ड नहीं बना रहे थे। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। झारखंड में 2 लोग भूख से मर गए। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में 5 ऐसी मौतों की खबर सामने आ चुकी है। पूरे देश के अलग अलग कोने से भूख से मरने वाले लोगों की खबरें आती हैं, लेकिन सरकार उन्हें भूख से मौत नहीं कहती। वो ये कहती है कि किसी अन्य वजह से ये मर गए हैं, क्योंकि सरकार अपने आंकड़ों को खराब नहीं करना चाहती। यानी हम वोटर, हम आंकड़े हैं सरकार के लिए, हमारी जिंदगी का कोई मायने नहीं है। प्रकृति के प्रकोप के आगे किसी का नहीं चलता। ग्वाटेमाला के फागो ज्वालामुखी में जिस तरीके से कहर बरपा है, वो बता रहा है कि ये एक ज्वालामुखी कितने लोगों को अपने साथ लीलती चली जा रही है। 70 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और ग्वाटेमाला में जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे हालांकि लोगों को बचाने की कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन शायद यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ग्वाटेमाला के इस फ्यूगो ज्वालामुखी से निकलती राख ने 17 लाख की आबादी वाली बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया है। दशकों तक शांत रहे ज्वालामुखी से 3 जून को 12,000 फीट की ऊंचाई तक गर्म राख, गैस और चट्टानें निकल रही थी। करीब 8 किलोमीटर का पूरा इलाका इसी राख के तले दब चुका है।
ग्वाटेमाला की राजधानी में 40 किलोमीटर दूर फ्यूगो ज्वालामुखी ऐसा कहर बरपा रहा है कि लोगों को 1974 की त्रासदी याद आ गई है। ज्वालामुखी की राख में अल रोडियो नाम का गांव पूरी तरह बर्बाद हो गया। दर्जनों लोगों के लावे में झुलस जाने की आशंका जताई जा रही है। इस ज्वालामुखी से निकला लावा एक दहकती नदी की तरह आगे बढ़ रहा है और अपने सामने आने वाली हर चीज को राख करता जा रहा है। ग्वाटेमाला की कोनराड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का दावा है कि ज्वालामुखी ब्लास्ट की वजह से अल रोडियो गांव करीब करीब खत्म हो चुका है। लावा की वजह से बचाव कर्मी एक दूसरे गांव ला लिबर्ताद तक भी नहीं पहुंच सके हैं। यहाँ भी बड़ी तादाद में लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। Nuestro objetivo era buscar personas vivas y al mismo tiempo personas fallecidas, ¿verdad? Rastreamos varias áreas, ya casi estábamos por evacuar cuando encontramos a una familia completa. डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को शक है कि हवा की वजह से ज्वालामुखी का राख 15 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं हिंदुस्तान के मौसम की। पूरे उत्तर भारत में जिस तरीके से मौसम की बदलती हुई तस्वीर दिख रही है वो प्रदर्शित करती है कि पठार के इलाके में और खास करके ज़मीनी इलाके में भयानक गर्मी है। लेकिन आप जैसे ही पहाड़ों पर जाएं, न जाने वहाँ क्या हो जाता है। जहाँ राजौरी में भयंकर तूफान ने दिन में ही अंधेरा कर दिया, वहीं शिमला में बादल फटने से लोगों को लगा कि जिंदगी कहीं खत्म ना हो जाए। दिन के उजाले में छाया अंधेरा, कहीं बारिश का कहर, कहीं हवाओं का हाहाकार। जून में महाआफत की हो गई शुरुआत। मई में मौसम आधे हिंदुस्तान में मौत लाया और अब जून में भी बारिश के फुहार कई जगह मुसीबतें बढ़ा रही। मौसम करवट ले रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दिन रहते अंधेरा हो गया, तेज हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश हुई। तो वहीं ठाणे से सटे भिवंडी में एक दिन पहले तेज हवाओं की वजह से घर की छत उड़ गई। मुंबई में मौसम मेहरबान हुआ, बारिश के फुहार ने गर्मी कम की, लेकिन जगह जगह पानी भरने से जाम के हालात बन गए और शिमला में बादल फटा तो लोगों में खौफ पसर गया। डूबती मुंबई की ये तस्वीरें देखी। सोमवार को हुई पहली बारिश ने मुंबई के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। मुंबई में इस बार भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में इस बार फिर 2005 जैसी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में करीब 51 mm बारिश हुई है और अब मौसम विभाग ने 7 जून से तेज बारिश की आशंका जताई। 8, 9 और 10 जून को भी भारी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। 7 तारीख से बारिश शुरू होगा और 9 तारीख से बारिश बढ़ेगा। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मीन्स 21 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो सकता है। मैदानी इलाकों का ये हाल है। अब आपको देश के पहाड़ी इलाकों में कुदरत के क्रोध की तस्वीरें दिखाते हैं। शिमला के रामपुर बुरशहर के एक गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बताया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से कई घर और बगीचों को नुकसान पहुंचा है। मतेलनी गांव में बादल कहर बनकर टूट पड़े। गांव में कई मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गांव के लोगों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ा है। लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं मई की तरह जून भी भारी साबित न पड़ जाए। टीम न्यूज़ नेशन। आज पर्यावरण दिवस है, वो दिन जब हमें इस बात की सनद होनी चाहिए कि क्या हम अपने प्रकृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीन मानिए हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में बहुत कोशिशें जरूर हो रही होंगी, लेकिन हिंदुस्तान में जो कोशिश हो रही है वो या तो इतनी छोटी है या इतनी नाकाफी कि आज वाकई में हमें यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हम हिंदुस्तानी अपने प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जरा सोचिए आज हिंदुस्तान में क्या स्थिति है। हवा का प्रदूषण है, पानी का प्रदूषण है, सॉइल यानी कि मिट्टी का प्रदूषण है, ध्वनि का प्रदूषण है, रेडिएशन का प्रदूषण है, प्लास्टिक से आज जीवन मुहाल है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रदूषण है। यह है हमारे देश की सबसे बड़ी विरासत जो आज हम अपने बच्चों को देने जा रहे हैं। सांस की दिक्कत हो रही है, दिल की तकलीफें बढ़ रही हैं, दिमाग खराब हो रहा है, किडनी की शिकायतें हो रही हैं, लिवर फेल कर रहा है, त्वचा की बीमारियां हो रही हैं, अनुवांशिक विकृतियां हो रही हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पर्यावरण की वजह से। हवा खराब है हिंदुस्तान में, इसकी वजह से हर साल 25 लाख लोग मर जाते हैं। जी हां, 25 लाख लोग प्रदूषित हवा की वजह से हमारे देश में मरते हैं।
और ऐसा माना जा रहा है कि 2023 तक, माफ कीजिएगा, 2300 तक ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से खत्म हो सकती है, ऐसा खतरा बताया जा रहा है। 2025 तक भारत की आधी आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के तौर पर होगी और उसमें भारत की आधी आबादी पानी के लिए तरसेगी। जी हां, पीने को पानी नहीं मिलेगा। और साल 2100 तक एवरेस्ट पर जितने ग्लेशियर हैं वो पिघलकर खत्म हो जाएंगे, यानी कि हमारी तमाम नदियां सूख जाएंगी। भारत में समुद्र के किनारे में जितने बड़े शहर हैं वो समुद्र में समा जाएंगे अब से सिर्फ 70 साल बाद। प्रदूषण की वजह से खेत बंजर हो रहे हैं और 40 साल में तकरीबन 33% हमारी जमीन बंजर हो जाएगी, खाना नहीं मिलेगा और हम भूखे मर जाएंगे। भारत में हर साल तकरीबन 1,30,00,000 एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं और जाहिर सी बात है इसका जबरदस्त असर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खराब पर्यावरण की वजह से भारत को हर साल तकरीबन 5.5 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये है हम। जी हां, गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हम अपने पर्यावरण को नष्ट करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और हमें इस बात की बिल्कुल सनद नहीं है कि कल हम अपने बच्चों को क्या विरासत छोड़कर जाने वाले हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित कर पर्यावरण को सुधारने की कोशिश की, बल्कि इस साल सबसे ज्यादा जोर प्लास्टिक के इस्तेमाल के रोकथाम पर है। क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल और प्लास्टिक का कचरा हिंदुस्तान में है? जी हां, प्लास्टिक का कचरा। आप कचरे के ढेर पर बैठे हैं, आप सोचिए आप अपने बच्चों को क्या देकर जा रहे हैं। कहीं प्लास्टिक के कूड़े का पहाड़ तो कहीं पानी में तैरते प्लास्टिक कचरे का अंबार। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों के लिए प्लास्टिक का बढ़ता कचरा एक बड़ी चुनौती बन गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक कचरा का उत्पादन करने वाले मुल्कों में भारत का नंबर 4था है। भारत में हर साल 56 लाख टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है। अकेले दिल्ली में हर दिन रोजाना 700 टन प्लास्टिक का कूड़ा पैदा होता है, जो देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में यह हाल तब है जब यहाँ 50 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन पर पूरी तरह पाबंदी है। दिल्ली के अलावा मुंबई, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, करीब 25 ऐसे राज्य हैं जो पूर्ण या आंशिक रूप से पॉलिथीन पर पाबंदी लगा चुके हैं। हमें सबको इकट्ठा होके आज नो प्लास्टिक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम सब कम से कम एक पेड़ या एक पौधा कम से कम उगाएं, एक एक्स्ट्रा पौधा अपने घर में ज़रूर रखें, क्योंकि सिर्फ एनवायरनमेंट डे के लिए नहीं, ये आप अपने लिए ही नहीं, अपने आगे आने वाली सारी पीढ़ियों की अच्छी हेल्थ के लिए करेंगे। ये पाबंदी कितनी कारगर है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि देश में हर दिन 600 ट्रक प्लास्टिक कचरा डंप किया जा रहा है। दरअसल हर बार पर्यावरण दिवस के मौके पर आंकड़ों का जमा खर्च शुरू हो जाता है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, संकल्प लिए जाते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2015 में प्रदूषण से 25 लाख लोगों की मौत हुई थी, यानी हर 5 मिनट में प्रदूषण से 5 मौतें हो रही हैं, जो भूखमरी से मरने वालों की संख्या से कई गुना ज्यादा है। इसमें सबसे खतरनाक प्रदूषण प्लास्टिक कचरा है, जो मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। प्लास्टिक कचरे में कैडमियम और जस्ता होता है। ये प्लास्टिक गलता नहीं और इससे घातक प्रदूषण फैलता है। इससे संपर्क में आने वाले लोग स्किन डिजीज के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा दिल की बीमारी के लिए यह जिम्मेदार माना जाता है। इसका हमारे आपकी मानसिक सेहत पर भी काफी बुरा असर होता है। यहाँ तक कि प्लास्टिक से पैदा होने वाला प्रदूषण कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बन जाता है। अगर आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो जो सांस बनती है उससे लंग कैंसर हो सकता है और अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है। नाक में से सडन ब्लीडिंग, आंखों की सडन ब्लाइंडनेस हो सकती है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इस तरह की बहुत ज़्यादा खतरनाक गैसेस पैदा हो जाती हैं प्लास्टिक को जलाने से। प्लास्टिक को खाने से, जैसे अगर कोई मछली ने खाया या किसी चिकन ने खाया, मुर्गी ने खाया और वो हमारे शरीर में आ गया, उससे ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ईसोफेजियल कैंसर से लेके एंड में शरीर में कहीं भी कैंसर पैदा हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है। प्रदूषण की समस्या से पूरी दुनिया परेशान है, लिहाजा तमाम देशों ने इससे निपटने के उपाय भी किए। स्वीडन ने प्लास्टिक की रिसाइकलिंग पर जोर दिया। स्वीडन के पास दुनिया की सबसे बेहतर रिसाइकलिंग तकनीक है। फ्रांस ने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बैन कर दिए। फ्रांस पहला मुल्क है जिसने लोगों से बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल चीजें इस्तेमाल करने को कहा है। वहीं अफ्रीकी देश रवांडा ने कड़ाई से प्लास्टिक पर पाबंदी लगाई है। 2008 से रवांडा प्लास्टिक बैग फ्री देश के तौर पर मिसाल बन गया है। दुनिया के कई मुल्कों ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाकर लोगों को हतोत्साहित किया है।
इसी तरह भारत में भी प्लास्टिक की पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के ढीले रवैये के कारण इस पर पूरी तरह अमल नहीं किया जा पा रहा। एक्सपर्ट्स की माने तो प्लास्टिक कचरा एक बड़े खतरे का अलार्म है। अगर अब भी हम नहीं सुधरे तो 2030 तक धरती पर 1650 लाख टन प्लास्टिक का कचरा हो जाएगा, जिसके लिए 66,000 हेक्टेयर भूमि की जरूरत पड़ेगी। तो आपको कैसी धरती चाहिए, फैसला आपको करना है। रिजवान आरिफ और अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन।